अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसको हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो फ़र्स्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं और इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँगा और फिर हम अपने जो न्यू टॉपिक है जो इसकी हिस्ट्री है उसको हम इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखें, सबसे पहले इस जगह का जो नेम है वो नाम है इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसको वर्ड पीरियोडिक को देख लेते हैं। वर्ड पीरियोडिक का जो बुनियादी मतलब है वो ये होता है कि किसी भी चीज़ का एक ख़ास इंटरवल के बाद अपनी जो पोजीशन है उसको रिपीट करना, ये हमारे पास जो वर्ड पीरियोडिक की मीनिंग है। हैपनिंग और रिकरिंग एट रेगुलर इंटरवल। अब इसकी मिसाल मैंने आपको देख के बताई थी कि कल आपको इसकी मिसाल मैंने बताई थी। इसकी मिसाल ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज के अंदर जो है वो क्लासेस होती हैं, तो क्लास के दौरान हर 45 मिनट्स के बाद जो है वो बेल बजती है और बेल बजने के बाद जो है वो टीचर जो है वो आपका जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, 45 मिनट बेल होगी, ठीक है, उसके बाद टीचर चेंज आएगा, फिर 45 मिनट्स होंगे, फिर टीचर चेंज आएगा, फिर 45 मिनट्स होंगे, फिर टीचर चेंज आएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो रहा होता है और अपनी पोजीशन को जो है वो एक ख़ास इंटरवल के बाद क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। और इसी तरह से पीरियोडिक मोशन आपने फ़िज़िक्स के अंदर भी पढ़ी होगी। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम आमतौर पे जिसे हम झूला वगैरह भी कहते हैं, तो अगर हम झूले को एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएं, एक कोने के ऊपर लेके जाएं और उसको फिर रिलीज़ करें, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो आपका झूला है वो झूला आपका जो है वो अपनी पोजीशन को एक ख़ास इंटरवल के बाद क्या करना करेगा, रिपीट करेगा। तो ये मोशन बुनियादी तौर पर कहलाती है हमारी पीरियोडिक मोशन कि ख़ास इंटरवल के बाद जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। और इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल मैंने और दी थी आपको कि जैसे जो आपके मौसम वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आप देखते हैं कि साल का आगाज़ होता है तो सर्दी होती है, फिर सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, फिर गर्मी आना शुरू हो जाती है, फिर गर्मी एक्सट्रीम पे जाती है, फिर गर्मी कम होती है, फिर सर्दी आती है और ये पूरा प्रोसेस जो है वो साल भर आपका चलता रहता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमारी पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो है वो पीरियोडिक का मतलब एक ख़ास इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन का चेंज करना और रिपीट करना, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा वर्ड है क्लासिफिकेशन का। और क्लासिफिकेशन का बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और उनको आपने उनकी सिमिलरिटी यानी जो सेम कैटेगरी की चीज़ें हैं उनको एक जगह जमा कर देना, ये हमारी क्लासिफिकेशन कहलाती है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी ग्रॉसरी शॉप के ऊपर जाते हैं और ग्रॉसरी शॉप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं चीज़ों की, वो सारी की सारी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ सेम चीज़ें जो हैं वो सेम बॉक्सेस के अंदर जो हैं वो रख दी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कुछ जो है वो मसालों के डब्बे हैं तो वो एक जगह रखे हुए होंगे। इसी तरह से कुछ दालें हैं तो दालें एक साथ रखी हुई होंगी। अगर आपके पास जो है वो कुछ शैम्पू वगैरह हैं वो एक साथ रखे हुए होंगे, कुछ साबुन हैं वो एक साथ रखे होंगे। अगर जो ग्रॉसरी शॉप वाला है वो ये काम ये करे कि वो सारी की सारी चीज़ों को क्या करे, इकट्ठा करके रख दे, तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है फिर वो एक एक चीज़ को ढूंढना जो होगा वो एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स इनटू क्लासेस और कैटेगरीज ऑफ सेम टाइप। अब इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो है वो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर तकरीबन 1000 बच्चे अगर मौजूद हैं और हम ये करें कि सारे के सारे बच्चों को जो है वो एक जो है वो प्लेग्राउंड में जमा कर दें और प्लेग्राउंड में जमा करने के बाद हम उनको पढ़ाने की कोशिश करें, तो ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया हुआ है कि क्लासेस में उनको कैटेगराइज़ किया हुआ है। ठीक है, अब स्कूल से लेके कॉलेज तक देखें तो 1 क्लास के बच्चे अलहदा होंगे, दूसरी क्लास के बच्चे अलहदा होंगे, तीसरी क्लास के बच्चे अलहदा होंगे। वही अगर हम एक साथ बिठा दें
तो फिर हमारे लिए उनको पढ़ाना एक नहायत नामुमकिन काम हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन का बुनियादी मकसद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए आसानी हो, और उसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग अरेंज बाय क्लास और कैटेगरी। कैटेगरीज जो भी हैं उनके उनके मुताबिक आप क्या कर दें, उनको अलग-अलग करके रख दें, तो इसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। तो यहाँ अब हमारे पास 2 वर्ड आ चुके हैं, 2 वर्ड हम समझ चुके हैं, एक है पीरियोडिक और दूसरा है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब सवाल ये है कि हम ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम किस चीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि हम इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये हम जब आगे मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जो हमारा सबसे पहला सवाल उठता है वो ये उठता है कि हमें जो है वो क्लासिफिकेशन की, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है। तो अब देखें हमारे पास 1800 के अंदर तकरीबन 30 एलिमेंट्स से जो डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है, और 1856 के अंदर तकरीबन जो है वो 63 एलिमेंट्स से जो 1856 से डिस्कवर हो चुके थे। जब एलिमेंट्स शुरू में कम थे तो साइंटिस्ट के लिए उन एलिमेंट की स्टडी करना, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ना और पढ़ाना एक आसान काम था। लेकिन जब आपके पास एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर ये चीज़ साइंटिस्ट के जहन में आई कि हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसमें ये हो कि हमारे पास वो तमाम एलिमेंट जिनकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हों, एक जैसी हों, वो क्या हो जाएं, आपके एक जगह जाकर क्या हो जाएं, आपके जमा हो जाएं। तो इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो साइंटिस्ट ने जो था वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की कि एलिमेंट्स को जो है वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासिफाई करने की कोशिश की। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको समझें कि हमारे क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और उन 40 स्टूडेंट्स में मैं कोई किसी कंपटीशन में हिस्सा दिलवाना चाहता हूँ, तो मेरा पहला जो चीज़ होगी कि वो उन 40 स्टूडेंट्स में से मैं जो है वो एलिमेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करूं। और सेलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि मैं जो 40 स्टूडेंट हैं उन 40 स्टूडेंट में से पहले एक स्टूडेंट को खड़ा करूं और जिस भी चीज़ का क्विज़ है उसके बारे में सवालात करूं कि आपकी जो है वो क्या परसेंटेज है, आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को करूं, फिर तीसरे को करूं, फिर चौथे को करूं, फिर पाँचवें करूं, और इस तरह करके सारे एक एक जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं जो हूं वो एक एक करके उनकी परसेंटेज को पूछ लूं, और पूछने के बाद जो है फिर मैं उनसे जो है वो उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लूँ। पहला तरीका तो ये, और ये बहुत मुश्किल तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं ये करूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन स्टूडेंट्स को उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज के बेस पे मैं उनको क्या कर दूं, क्लासिफाई कर दूं। जैसे मिसाल के तौर पर 90 से जो है वो 95 के स्टूडेंट को एक साथ रख दूं, 80 से 90, फिर 70 से 80, इस तरह सारे स्टूडेंट जो होंगे क्लासिफाई हो जाएंगे। और अगर मुझे किसी साइंस कंपटीशन में लेके जाना है तो मैं ज़ाहिर सी बात है प्रेफर ये करूँगा कि मेरे पास 80 से लेकर 90 वाले स्टूडेंट मैं उनमें से कुछ को सिलेक्ट कर लूँ। अगर मुझे किसी स्पोर्ट्स में लेके जाना है तो मैं फिर जो है वो कुछ ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट करूँगा कि जिनका ध्यान पढ़ाई में तो कम है लेकिन खेल में ज़्यादा है। तो ये एक क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो एलिमेंट को भी जो अब हमने देखें यहाँ पर हमने कोई ना कोई स्टूडेंट को क्लासिफाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी ली है परसेंटेज की। इसी तरह से एलिमेंट को भी जब हम क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफाई करने के लिए हमें भी उनके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हम आगे जाके जो होंगे वो यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, आगाज़ होता है कि हमें क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन की जो है वो हमें ज़रूरत क्यों है, और हम क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से फिर हमारी जो है वो हिस्ट्री एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की जो है वो स्टार्ट होती है। और यहाँ एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में जो सबसे पहले हुई, तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन थी। अब हमारे जो कोर्स में शामिल है वो हमारे पास सबसे पहले जो शामिल है वो हमारे पास है जोबेरिनियर। जोबेरिनियर लॉ ऑफ ट्रेड।
अब देखें ये हमारे पास जो थे ड्यूबेर्नियर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने बुनियादी तौर पर क्या किया था, ड्यूबेर्नियर ने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था। जैसे ये ट्राई आपको नज़र आया, ट्राई एट का मतलब ये है कि 3 एलिमेंट्स का जो है वो ग्रुप था, ठीक है। तो ड्यूबेर्नियर ने क्या किया था, ड्यूबेर्नियर ने जो है वो जो एलिमेंट्स थे उनको 3 जो सेम एलिमेंट थे, यानी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी थी, उनको जो है उन्होंने जो है वो एक ग्रुप उन्होंने बनाया था 3 एलिमेंट का, और उसके बाद उन्होंने जो है ये वो लॉ दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो 1829 के अंदर, इन 1829, ठीक है, ही क्लासिफाइड उन्होंने क्या की थी, क्लासिफिकेशन की थी some elements into groups of 3 एलिमेंट। उन्होंने जो थे वो 3 एलिमेंट जो थे वो 3 एलिमेंट का उन्होंने जो है वो ग्रुप ले लिया था, और उस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, ट्राइड का, विच ही कॉल्ड ट्राइड, ठीक है। अब उन्होंने जो 3 ग्रुप एलिमेंट के लिए थे उनमें उन्होंने क्या चीज़ देखी थी, उन्होंने लॉ क्या दिया था। 3 एलिमेंट का ग्रुप तो ले लिया उन्होंने, लेकिन 3 एलिमेंट का ग्रुप लेने के बाद उन्होंने उसके अंदर लॉ क्या दिया वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखें हम उन्होंने क्या किया, देखें सबसे पहले उन्होंने दिया ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, लिथियम, सोडियम और जो है वो आपका पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने लिए और 3 एलिमेंट को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस जो था उन्होंने क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि कोई ना कोई एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ज़रूर चाहिए होती है, तो उन्होंने ये एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 7 है, तो उस एटॉमिक मास को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। अब अरेंज किया, अब इन्होंने जो इसको देख के लॉ बनाया, वो लॉ ये बनाया है, उन्होंने ये कहा कि बीच वाला जो एलिमेंट है, जो मिडिल में जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो जो बाकी 2 एलिमेंट हैं, बाकी 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, लिथियम और सोडियम, इनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनके एटॉमिक मासेस के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। यानी बीच वाला एलिमेंट है उसका कोई ना कोई एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास जो होगा वो बराबर होगा किसके, बाकी जो 2 एलिमेंट हैं उनके अर्थमेटिक मीन के। और अर्थमेटिक मीन लेने का तरीका क्या होता है कि आपने जो है वो जितने भी नंबर्स हैं उनको जमा किया, और जमा करने के बाद उनको जो है वो जितने भी नंबर लिए उसको 2 से आपने डिवाइड करवा दिया। तो जब आपने डिवाइड करवाया तो ये आया 46 और ये आपके पास 2, तो ये आ गया 23। तो अब देखें बीच वाले जो एटॉमिक मास है वो बराबर है किसके, बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके अर्थमेटिक मीन के। यानी 2 एलिमेंट का आपने अर्थमेटिक मीन लिया, और जब आपने अर्थमेटिक मीन लिया तो जो है वो बराबर आया किसके, बीच वाले एलिमेंट के। तो इसको उन्होंने जो है वो लॉ ऑफ ट्राइड दिया। तो उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड क्या दिया कि जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट है, तो सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बराबर है किसके, बाकी 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के। इसी तरह से उन्होंने जो था वो एक ग्रुप और लिया एलिमेंट का, ठीक है, उसमें उन्होंने जो लिया बनाया वो क्लोरीन है, वो आपका फ्लोरीन है, और वो आपका जो है वो आयोडीन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो हाँ, इसमें क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन है, और यहाँ पर क्या है आपका आयोडीन है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपने ले लिया। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर जो इनका एटॉमिक मास है वो आपको पता है कि इसका जो होता है वो 35.5 होता है, ठीक है, 35.5 है, ठीक है। और ब्रोमीन का जो है वो आपका 80 है, और आयोडीन का जो है वो हमारे पास 126.5 है, ठीक है। अब देखें जो बीच वाला एटॉमिक मास है, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, बाकी जो 2 एलिमेंट हैं उनके अर्थमेटिक मीन के। अब इनका हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं।
35.5 और इन दोनों को हम जमा करवा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम किसे करवा देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे। जब 2 से डिवाइड करवाएंगे जमा करके तो इसका जवाब तकरीबन जो है वो 81 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें वो जो लॉ था वो क्या था कि बीच वाला जो एटॉमिक मास है वो बराबर है बाकी दो अर्थमेटिक मीन के। अब देखें जो पहला वाला जो ग्रुप उन्होंने बनाया उनका जो एटॉमिक मास था बिल्कुल सेम आया। अब जो दूसरा ग्रुप बनाया तो उस ग्रुप में तकरीबन जो है वो उसके बराबर है, एग्जैक्ट नहीं आया, तकरीबन क्या है उसके ही बराबर है, ठीक है। इसके बाद जो था उन्होंने अब जो तीसरा ग्रुप उन्होंने लिया वो लिया कैल्शियम, स्टोर्शियम और जो है वो इन्होंने लिया बेरियम, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका जो एटॉमिक मास है वो है 40, इसका जो है वो 87 है और इसका जो है वो 137 है, ठीक है। अब उसके बाद जो था वही कि बीच वाला जो एटॉमिक मास है वो बराबर हुआ किसके, बाकी दो अर्थमेटिक मीन के। तो ये 40 + 137 और इनको हम दोनों को जमा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन क्या जाएगा 88 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये जो लॉ है वो लॉ जो है वो इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो है वो पूरा होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन बराबर ही है, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जब साइंटिस्ट ने ये 3 ग्रुप बनाए और भी बहुत सारे उन्होंने ग्रुप बनाने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ कि जो आपका ये लॉ था ये फ़ेल हो गया। फ़ेल इसलिए हो गया कि ये चंद एलिमेंट के लिए तो एप्लीकेबल था कि जैसे देखें अब ये 23 बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया था, फिर थोड़ा सा एरर आया 81 आ गया, फिर थोड़ा सा एरर आया 88 आ गया, फिर उन्हें और दूसरे ग्रुप के बनाने शुरू किए। तो जब दूसरे ग्रुप के बनाने शुरू किए तो उन्हें ये नज़र आया कि ये जो आपका लॉ है ये चंद एक एलिमेंट के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये सारे जो जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूलैंड लॉ, जो बर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड। ये आपको मुझे उम्मीद है जो होगा वो समझ में आ चुका होगा। अब हम जो है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और आमतौर पर ये 1 नंबर में ही आता है, ठीक है। 1 नंबर इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी होती है और ये 3 ग्रुप हैं और इन 3 ग्रुप में से किसी एक को जो है वो आपने उसकी जो है वो 1 या 2 की आपने लिख देनी होती है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है विद इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यानी उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट का ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स of 3 closely related in their केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो एलिमेंट जो बहुत ही ज़्यादा आपस में अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिलेट हुए हैं। रिलेट होने का मतलब बता दिया कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तकरीबन एक ही जैसी हैं, ठीक है। यानी जो उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने में जो है उन एलिमेंट को लिया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हैं। तो अब यहाँ देख लें क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट यानी 3 आपने ग्रुप बनाए और 3 ग्रुप में जो बीच वाला एलिमेंट होगा, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज़ अप्रोक्सीमेटली the arithmetic mean of the arithmetic mean of first and third element, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, पहले और तीसरे एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन है उनके एटॉमिक मास के बराबर होगा बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या कि उन्होंने जो है वो ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद 3 एलिमेंट लिए और उनको एटॉमिक मास पे अरेंज किया। तो
जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो तकरीबन जो होगा वो बराबर होगा कि इसके बाकी दो एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के। ठीक है, इसमें एक चीज़ है 3, ये ग्रुप काट दें, यहाँ पर ये ग्रुप हो चुका है। ही क्लासीफाइड द सम एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 ग्रुप बनाए जिनको उन्होंने ट्राइड किया। ये डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड जो होगा वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखें ये जो डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड था ये आपका जो है फेल हो गया था, और फेल इस वजह से हो गया था कि ये चंद एक एलिमेंट के लिए तो एप्लीकेबल था, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे एलिमेंट्स थे उनमें ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं था। ये लॉ जो हो गया था आपका यहाँ पर आगे क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो था एक दूसरे साइंटिस्ट थे। अब वो दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम जो था न्यूलैंड था, उन्होंने जो है फिर इस क्लासिफिकेशन को जो है मज़ीद जो है वो अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश की, और उसको हम कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब न्यूलैंड तो एक साइंटिस्ट है, और ये लॉ ऑफ ऑक्टेव अभी हमने ये समझना है लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। ऑक्टेव कहते हैं आर्ट को। ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट है ये म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपने ये सुना होगा कि जो म्यूज़िक होता है उसके अंदर 8 जो है वो सुरें होती हैं। ठीक है, 7 सुर होते हैं, जैसे होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। अब देखें ये पहला सुर है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो इससे इम्प्रेस होकर उन्होंने भी यही कहा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया कि अब वो लॉ ऑफ ऑक्टेव ये है कि अगर हम क्या करें, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं, अगर हम उनको एटॉमिक मासेस की बेस के ऊपर अरेंज कर दें। एटॉमिक मास पे अरेंज करने का मतलब क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास है लिथियम। ठीक है, और लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो तकरीबन 7 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है बेरिलियम है। बेरिलियम का जो है वो एटॉमिक मास तकरीबन जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है बोरॉन। अब बोरॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो 11 होता है। फिर इसके बाद है कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है। नाइट्रोजन है, उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है 14 होता है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। फिर ये फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो इसका क्या है 19 है। ठीक है, इसके बाद सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो इनका 23 है। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 24 है। उसके बाद आपके पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास 27 है। सिलिकॉन है, उसका जो एटॉमिक मास है वो आपके पास 28 है। और उसके बाद जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक मास क्या है आपके पास 31 है। सल्फ़र है, उसका एटॉमिक मास जो है वो 32 है। और क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक मास क्या है आपका 35 है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वो जो इंस्पायर हुए थे वो 7 जो सुर थे उनसे जो है वो इंस्पायर हुए थे, और उन्होंने कहा था कि जो 7 सुर हैं, 7 सुर के बाद जब दोबारा सुर आता है तो पहला सुर 8वें सुर से क्या कर रहा होता है, मैच कर रहा होता है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट की बेसिस के ऊपर अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले आपने सबसे छोटा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, तो ये होगा कि एक जब आप अरेंज करेंगे तो हर पहला एलिमेंट, अब देखें यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास है लिथियम, ये पहला एलिमेंट है। ठीक है, ये देखें ये आपको पहला एलिमेंट नज़र आ रहा है। अब देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। अब देखें जब यहाँ पर पहुँचे 8 पर पहुँचे तो अब देखें लिथियम भी मेटल है और सोडियम भी मेटल है। इन दोनों को जब हम पानी में डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे, हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से क्या करेगा, मैच करेगा। और यही उनका जो था वो कॉन्सेप्ट था कि वो एलिमेंट एक साथ आ जाएं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, एक जैसी हो। अब देखें यहाँ से देखें, अब फ़र्ज़ करें ये वाला एलिमेंट है, ये हम सपोज़ करते हैं पहला एलिमेंट है,
तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब देखें ये बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तकरीबन एक ही जैसी होती हैं। इस तरह यहाँ पर देख लें फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन को हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा पहला एलिमेंट है। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, तो हर पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कर रहा होता है, सेम कर रहा होता है। ये आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हेलोजेंस होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन मेटल्स होते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करके ये जो है वो सॉल्ट बना रहे होते हैं। तो यहाँ से जो था वो कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हर पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ चुका है। यहाँ देखें ये जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो एक जगह, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, वो एक जगह पर क्या हो चुके हैं, आकर जमा हो चुके हैं। जो शुरू में मैंने बताया था कि हमने बच्चों को एक साथ अरेंज करना है, तो वो बच्चे जो एक जैसे हैं पढ़ने में, वो एक जगह क्या हो जाए, आकर जो हो जाएं वो आपके जमा हो जाएं। ठीक है, अब इसकी जो है वो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव की क्या है। तो ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है वो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या है। ठीक है, और इसके बाद ये जो लॉ था, दिस लॉ प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट इनटू टेबुलर फॉर्म। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स से हिस्ट्री के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट जो थे वो एक जगह जो है वो आकर क्या हो गए, जमा हो गए। और उस ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एलिमेंट भी एक जगह जमा हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, एक जैसी हों। ठीक है, ये होगा एडवांटेज। अब इसके बाद में इसके डिसएडवांटेज। अब देखें, ये जिस तरह से हमारे पास डोबेर्नियर का जो लॉ था, वो पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, वो चंद एलिमेंट तक तो कामयाब रहा। इसी तरह से ये वाला भी जो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये भी जो है वो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इसके भी बहुत सारे क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें उस ज़माने में जो है नोबल गैसेस क्या हो चुकी हैं, डिस्कवर हो गई थी। तो ये जो आपकी पीरियडिक अरेंजमेंट है, इस पीरियडिक अरेंजमेंट में जो थी वो नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं थी। ठीक है, अब नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं थी, अब वो हम देख लेते हैं क्या है, किस तरह से। डज़ नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस। अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं थी, जैसे मिसाल के तौर पर जब उन्होंने बताया था तो उस ज़माने में नोबल गैसेस नहीं थी। तो नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो वो यहाँ पर आई, जैसे यहाँ आ गया हीलियम, यहाँ आ गया आपका नियॉन। ठीक है, फिर ये नीचे आ गया एर्गॉन। ठीक है, जब डिस्कवर हुई। अब देखें यहाँ पर जब नोबल गैसेस भी इसमें इंक्लूड हो गई तो अब क्या होगा, अब तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। तो अब हर पहला एलिमेंट 90 से मैच कर रहा है। देखें ना, ये जब तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई तो ये 8 ही थे। नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो नोबल गैसेस की जो पोजीशन थी वो ये थी, नियॉन और एर्गॉन। ठीक है, अब जब नोबल गैसेस को यहाँ उन्होंने पुट किया तो जाहिर सी बात है अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवां, तो लॉ चेंज होना चाहिए था कि ये पहला और नवां, लेकिन ये लॉ चेंज है, लॉ वही रहा। तो ये एक जो थी इसकी डिसएडवांटेज हो गया, ये इसमें जो है एक डीमेरिट हो गया कि इसमें नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं है। अगर नोबल गैसेस इंक्लूड करेंगे तो फिर ये लॉ का जो नेम है वो भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे हैवियर एलिमेंट भी हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, वो भी उस ज़माने में जो थे वो डिस्कवर हो गए थे। लेकिन इसमें जब उन्होंने इन हैवी मेटल को, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, कैडमियम है, उनको जब शामिल करने की कोशिश की तो ये लॉ फिर क्या हो गया, आपका फेल हो गया। तो इसका मतलब ये लॉ जो था चंद एलिमेंट तक तो जो था वो एप्लीकेबल था, लेकिन ये जो आपका लॉ था ये हैवियर एलिमेंट को अकोमोडेट नहीं कर सका। यानी जब हैवियर एलिमेंट को रखना शुरू किया तो जाहिर सी बात है फिर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उन्होंने जो था वो मैच करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये यहाँ तक हमारे डिसएडवांटेज थे। आज की क्लास में हमने जो है वो 2 लॉ पढ़ लिए हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और जो है वो डोबेर्नियर क्लासिफिकेशन। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं।
पीरियडिक क्लासिफिकेशन रिपीट होना क्लासिफिकेशन जो एक जैसे हैं उनको एक जगह रख देना। डोबेर्नियर ने क्या कहा था? डोबेर्नियर ने ये कहा था कि अगर हम 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाते हैं तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो बाकी 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। और न्यूलैंड ने जो वो इंस्पायर था म्यूज़िक से था, जिस तरह से 7 जो है वो राग होते हैं तो हर पहला राग 7वें से मैच कर रहा होता है। इसी तरह से यहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया कि अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो पहला एलिमेंट जो होगा वो 8वें एलिमेंट से केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करेगा? मैच करेगा। और इसी तरह से एडवांटेज ये था कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हैं वो एक जगह जमा हुए, और उन्होंने जो है वो फिर टेबलर का कॉन्सेप्ट दिया। और डिसएडवांटेज ये था कि इसमें नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं थी, ये चंद एक एलिमेंट तक के लिए था, और ये जो पीरियडिक अरेंजमेंट था हैवियर एलिमेंट को वो अकोमोडेट नहीं कर पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो भी होगी वो हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने इसमें अगर कुछ सवाल वगैरह पूछने हों तो वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा।